क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से बातचीत करने के बाद आप खुद को बहुत थका हुआ, उलझा हुआ या बिना किसी गलती के भी गिल्टी महसूस करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत ही भोला, मददगार और मीठा लगता है, लेकिन अंदर से वह आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, आपको कंट्रोल करता है और आपका फायदा उठाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भेड़ के भेष में आते हैं, यानी वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह उन सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो कभी ना कभी किसी मैनिपुलेटिव इंसान के चंगुल में फंसे हैं। यह किताब है डॉक्टर जॉर्ज के साइमन जूनियर की मास्टरपीस इन शीप्स क्लोथिंग। यह किताब हमें उस छिपी हुई दुनिया से रूबरू कराती है जहां इनोसेंट पर्सुएजन और सटल मैनिपुलेशन के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। डॉक्टर साइमन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने अपने दशकों के अनुभव से यह समझा है कि कैसे कुछ लोग अपनी सेल्फ सर्विंग और डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स को पूरा करने के लिए सीमली बेनिन बिहेवियर का मुखौटा पहन लेते हैं। आज के इस विस्तृत सफर में हम इस किताब के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये मैनिपुलेटिव लोग सोचते कैसे हैं, उनके अंदर क्या चलता है, वे हमें कौन से हथकंडे अपनाकर फंसाते हैं और सबसे जरूरी बात, हम उनसे खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए इस खतरनाक लेकिन बेहद जरूरी मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या फर्क है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में इनका मतलब बिल्कुल अलग है। पर्सनालिटी वह तरीका है जिससे कोई इंसान दुनिया को देखता है, दूसरों से रिलेट करता है और इंटरैक्ट करता है। यह हमारे बायोलॉजी, टेम्परामेंट और एक्सपीरियंसेस से बनती है। लेकिन कैरेक्टर वह है जो बताता है कि कोई इंसान अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाता है और उसकी इंटीग्रिटी कैसी है। यानी कैरेक्टर का सीधा मतलब है आपकी नैतिकता और ईमानदारी। जब हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को कैसे हैंडल करते हैं उसके आधार पर बांटते हैं, तो हमें दो बेसिक डायमेंशंस मिलते हैं। पहला है अग्रेसिव यानी आक्रामक। ये वो लोग हैं जो मुश्किलों के सामने डट कर खड़े होते हैं, पावर पाना चाहते हैं और हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं। दूसरा है सबमिसिव यानी आज्ञाकारी। ये वो लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, डर जाते हैं और अक्सर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। अब अगर हम एग्रेसिव पर्सनालिटीज को और गहराई से देखें, तो हमें पता चलता है कि ये कई तरह के होते हैं। कुछ अनब्राइडल्ड एग्रेसिव होते हैं जो ओपनली होस्टाइल होते हैं और अक्सर क्रिमिनल होते हैं। इनका गुस्सा साफ दिखता है। कुछ चैनल्ड अग्रेसिव होते हैं जो अपनी अग्रेशन को सोशली एक्सेप्टेबल तरीकों से निकालते हैं, जैसे कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स या बिजनेस में। कुछ सैडिस्टिक होते हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल से पहचाने जाने वाला प्रकार है कोवर्ट एग्रेसिव यानी छिपे हुए आक्रामक लोग। ये कोवर्ट एग्रेसिव लोग बहुत ही स्किल्ड मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये पावर चाहते हैं, लेकिन ये खुलकर लड़ाई नहीं करते। ये बहुत सिविल, चार्मिंग और भोले बनकर रहते हैं। ये दूसरों की वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और इनके अंदर कोई इंटरनल मॉरल रिस्ट्रेंट यानी नैतिक रोक टोक नहीं होती। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कभी खुलकर गुस्सा नहीं दिखाते। अक्सर लोग इन्हें पैसिव एग्रेसिव समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसिव एग्रेसिव लोग असल में एम्बिवलेंट होते हैं, यानी वे खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें गुस्सा करना है या प्यार। लेकिन कोवर्ट एग्रेसिव लोग पूरी तरह से जानबूझकर ठंडे दिमाग से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनका काम निकल सके। इन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज से भी अलग समझना चाहिए। नार्सिसिस्ट लोग सिर्फ खुद में मग्न होते हैं, लेकिन कोवर्ट एग्रेसिव लोगों का मुख्य मकसद दूसरों को मैनिपुलेट करना और उन पर डोमिनेंस जमाना होता है। ये कोवर्ट एग्रेसिव पर्सनालिटी बनते कैसे हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। कभी कभी यह बचपन में मिली अब्यूज की वजह से होता है या फिर सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करने की वजह से। इनमें कुछ लर्निंग फेलियर्स होती हैं, जैसे इन्हें यह नहीं पता होता कि कभी लड़ना है और कभी हार मान लेनी है। इन्हें कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी
सुलह सफाई का तरीका नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, इनमें दूसरों के लिए एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी होती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्रोफेशंस जैसे पॉलिटिक्स या लॉ एनफोर्समेंट ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहां इन्हें अपनी छिपी हुई एग्रेशन को चलाने के मौके मिलते हैं। अब जब हमने इनकी पहचान समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये लोग असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। इस किताब का दूसरा भाग हमें बताता है कि इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है जीतने की जिद। इनके लिए हार मानना मौत के बराबर है। ये विनिंग को हर चीज से ऊपर रखते हैं। इसे समझने के लिए हम जो और मैरी की कहानी पर गौर करते हैं, जो एक पिता है और उनकी बेटी लिसा प्री एडोलेसेंट उम्र में है। लिसा को अचानक नाइटमेयर्स आने लगते हैं और स्कूल में उसका प्रदर्शन गिरने लगता है। जो को लगता है कि यह उनके पेरेंटल ड्यूटी का मामला है और वे लिसा की हर समस्या का सॉल्यूशन खुद निकालना चाहते हैं। मैरी यानी लिसा की माँ कहती है कि शायद लिसा पर स्ट्रेस का असर हो रहा है, लेकिन जो उनकी बात को पूरी तरह नकार देते हैं। जो का असली मकसद लिसा की भलाई नहीं, बल्कि खुद का सेल्फ एग्रैंडाइजमेंट है। वे चाहते हैं कि लिसा पढ़ाई में इतनी होशियार हो कि जो का नाम रोशन हो। वे लिसा पर तरह तरह के टेस्ट और इवैल्यूएशंस थोपते हैं, प्रोफेशनल्स की राय को ठुकरा देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मैरी को भी मैनिपुलेट करते हैं। वे मैरी को यह फील कराते हैं कि अगर वो जो के प्लान का विरोध करेगी, तो उसका मतलब है कि वो लिसा से प्यार नहीं करती। जो रेजनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, मैं ही अकेला हूं जो लिसा की परवाह करता है। जो का यह बिहेवियर लिसा के अंदर गहरा स्ट्रेस पैदा करता है। लिसा की नाफरमानी और बुरे सपने असल में जो के ऑप्रेसिव कंट्रोल का नतीजा है। जो लिसा को नॉन वर्बल मैसेजेस देते हैं कि अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी तो वो उसे प्यार देंगे, वरना सजा मिलेगी। और जब कोई प्रोफेशनल फैमिली काउंसलिंग की सलाह देता है, तो जो तुरंत उसे यह कहकर बंद कर देते हैं कि इससे लिसा को और स्ट्रेस होगा। जो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, वे खुद को हमेशा इनोसेंट और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह कहानी साफ दिखाती है कि कैसे एक कोवर्ट एग्रेसिव इंसान पूरे परिवार के माहौल को जहरीला बना सकता है। तीसरा अध्याय हमें बताता है कि इन लोगों के अंदर पावर यानी सत्ता पाने की एक अथाह भूख होती है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में थोड़ी पावर चाहिए, यह नॉर्मल है। लेकिन जिस तरीके से कोई पावर का इस्तेमाल करता है, वही उसका असली कैरेक्टर बताता है। इसे समझने के लिए हम जेम्स की कहानी देखते हैं। जेम्स एक मिनिस्टर यानी पादरी है। वे शुरू में एक शांत चर्च में थे, लेकिन फिर उन्होंने शहर के एक बड़े चर्च में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन उनकी पत्नी जीन को महसूस होता है कि जेम्स असल में अपने एम्बिशन, प्रेस्टीज और पावर के पीछे भाग रहे हैं। जीन घर पर अकेली और निग्लेक्टेड फील करती है, लेकिन जब भी वो अपनी जरूरतें बताती है, जेम्स उसे गिल्टी फील करा देते हैं। जेम्स भगवान की सेवा के कवर यानी आवरण का इस्तेमाल करके अपनी एम्बिशन को पूरा कर रहे हैं। चर्च के लोग उनकी तारीफ करते हैं, जो जेम्स के अहंकार को और हवा देता है। जीन, जो कि बहुत सेल्फलेस है, हमेशा गिल्टी फील करती है जब वे खुद के लिए कुछ मांगती है। जेम्स जीन की इसी सेल्फलेसनेस का फायदा उठाते हैं। वे गिल्ट ट्रिपिंग और शेमिंग का इस्तेमाल करके जीन को चुप करा देते हैं। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। पावर खुद किसी के कैरेक्टर को करप्ट नहीं करता है, बल्कि कैरेक्टर में पहले से मौजूद खामी ही इंसान को पावर का गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। जेम्स जैसे लोग दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी बचाते हैं। अगर जीन जैसे लोग अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान ले और हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीख जाए, तो वे ऐसे मैनिपुलेटर्स के जाल से बाहर आ सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी चुनौती देता है कि हम एक्सट्रीम सेल्फलेसनेस को हमेशा अच्छी चीज न माने, क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग इसी का फायदा उठाते हैं। अब चौथा अध्याय हमें डिसेप्शन यानी धोखे और सिडक्शन यानी बहकाने की दुनिया में ले जाता है। कोवर्ट एग्रेसिव लोग बहुत स्मूथ ऑपरेटर्स होते हैं। वे चार्म और फ्लैटरी का इस्तेमाल करके आपकी लॉयल्टी जीत लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करना होता है। डॉन और अल की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। डॉन एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई है। ऑल एक कैरिज्मेटिक न्यूकमर है जो कंपनी में आता है।
ऑल डॉन की बहुत तारीफ करता है, उसे सपोर्टेड फील कराता है। लेकिन डॉन को ऑल के आसपास एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट होती है, हालांकि वो समझ नहीं पाते कि क्यों। फिर डॉन को पता चलता है कि ऑल ने जेफ नाम के एक नए इंसान को हायर किया है। जब डॉन अल से अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं तो अल बहुत प्यार से उन्हें रियश्योर करता है कि सब ठीक है। लेकिन असल में ऑल ने डॉन से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छिपा रखी होती है। जल्द ही डॉन को पता चलता है कि उन्हें अपना क्लाइंट बेस जेफ के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। अल ने आउटराइट झूठ नहीं बोला, बल्कि डिसीट बाय ओमिशन यानी जानकारी छिपाकर धोखा दिया। अल जैसे लोग आपको तब तक फंसाए रखते हैं जब तक उनका काम नहीं निकल जाता। डॉन खुद को आइसोलेटेड और बिट्रेड फील करते हैं। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि हमें ऐसे चार्मिंग लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लाइंग बाय ओमिशन यानी आधी सच्ची बोलना या सच्चाई छिपाना रिश्तों में बहुत ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि यह ट्रस्ट को तोड़ता है। अगर डॉन अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते और ऑल से डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते तो शायद वे बच सकते थे। 5वां अध्याय हमें वर्क प्लेस यानी ऑफिस के डायनेमिक्स में ले जाता है। ऑफिस में फेयर कंपटीशन तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग क्राफ्टी और अंडरहैंडेड तरीके अपनाते हैं। यहां हमें रिएक्टिव अग्रेशन और प्रेडेटरी अग्रेशन के बीच का फर्क समझना होगा। रिएक्टिव अग्रेशन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जैसे अगर कोई आपको धक्का दे तो आप गुस्से में पीछे धक्का दे देते हैं, यह फियर ड्रिवन होता है। लेकिन प्रेडेटरी अग्रेशन यानी शिकारी वाला हमला, यह कोल्ड, प्लान्ड और डिलिबरेट होता है। यह डिजायर ड्रिवन होता है। बेटी और जैक की कहानी देखिए। बेटी को कोई एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वह कंपनी की बहुत अहम एम्प्लॉय मानी जाती है। जब जैक एक नया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आता है तो बेटी उसे शुरू में हेल्प करने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही जैक बॉस की नजर में चढ़ता है, बेटी की प्रेडेटरी एग्रेशन जाग जाती है। बेटी बहुत ही सब्टली जैक को अंडरमाइन करती है। वह बॉस के सामने जैक की एबिलिटीज पर सवाल उठाती है, टीम के सपोर्ट को मिस रिप्रेजेंट करती है और खुद को एक इनोसेंट मेंटोर साबित करती है। जैक नाइव है। उसे लगता है कि बेटी सच में उसकी मदद कर रही है। उसे वर्कप्लेस टेरिटोरियलिटी का पता नहीं है। बेटी एक बिल्ली की तरह है जो अपने शिकार को बिना आहट दिए मारती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ऑफिस में अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और मैनिपुलेटिव कॉलीग्स की पहचान करना कितना जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों से सावधान नहीं रहेंगे तो वे आपको बिना आपको पता चले आपके करियर से खेल सकते हैं। 6ठा अध्याय एक बहुत ही गहरी बात करता है। टेम्पर्ड कॉन्शियंस यानी खराब हो चुका विवेक या अंतरात्मा। एग्रेसिव पर्सनालिटीज कभी भी ना सुनना पसंद नहीं करते। उनके लिए सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स एक कॉन्स्ट्रेंट यानी रोकटोक की तरह होते हैं। एक हेल्थी कॉन्शियंस इंसान को रोकता है कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ये लोग इस कॉन्शियंस को इंस्टॉल ही नहीं होने देते। कोवर्ट एग्रेसिव लोग अपनी हॉस्टिलिटी को छिपा लेते हैं। वे रूल्स को ऊपर ऊपर से फॉलो करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को तोड़ते हैं। जब इन पर नजर रखी जा रही हो तो ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, ये अपना असली रंग दिखाते हैं। मैरी जेन और मिस्टर जैक्सन की कहानी इसका दर्दनाक उदाहरण है। मैरी जेन अपने पति के छोड़ने के बाद बहुत वल्नरेबल और डेस्परेट हालत में होती है। उन्हें मिस्टर जैक्सन के यहाँ नौकरी मिलती है। मिस्टर जैक्सन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। समाज में उनका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन असल में वे एक कैरेक्टर डिसऑर्डर्ड इंसान हैं। वे मैरी जेन की वल्नरेबिलिटी और नौकरी की जरूरत का फायदा उठाते हैं। वे उनसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ाते, और मैरी जेन डर और शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। मिस्टर जैक्सन का कॉन्शियंस इम्पेयर्ड है। वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वे अच्छा दिखना जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अच्छा बनने का कमिटमेंट नहीं किया। उन्होंने अपनी अग्रेशन को डिसिप्लिन नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज को पहचानना होगा। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां आप डेस्परेट हैं, तो मैनिपुलेटिव लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए हमें अपनी पोजीशन को समझना होगा और ऐसे लोगों के कैरेक्टर को परखना होगा। 7वां अध्याय सबसे ज्यादा दर्दनाक रिश्तों पर बात करता है। अब्यूसिव मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स।
कोवर्ट एग्रेसिव लोग अपने पार्टनर्स को सबमिसिव रखने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वे आपके इमोशनल इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैनिन और बिल की कहानी बहुत कॉमन है। जैनिन अपने पार्टनर बिल को छोड़ना चाहती है क्योंकि वह थक चुकी है, लेकिन उसे बहुत गिल्ट फील होता है। बिल को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है और वह हमेशा जैनिन पर डिपेंड करता है। जैनिन को लगता है कि अगर वह चली गई तो बिल बर्बाद हो जाएगा। जैनिन का गुस्सा जल्दी ही गिल्ट में बदल जाता है। वह बिल को एक मैनिपुलेटर की जगह एक विक्टिम समझने लगती है। यह ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, द स्लॉट मशीन सिंड्रोम। यह वही है जो सट्टे की मशीन में होता है। आपको बार बार हार मिलती है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी जीत मिल जाती है और आप यह सोचकर मशीन के सामने बैठे रहते हैं कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है। विक्टिम को कभी कभी थोड़ा सा प्यार या वैलिडेशन मिल जाता है और वह उसी के सहारे उस रिश्ते में बना रहता है। बिल जैसे लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। वे अपनी गलतियों का ब्लेम जेनिन पर डालते हैं। ट्रेडिशनल रिकवरी मॉडल्स अक्सर बिल जैसे लोगों को डिपेंडेंट या बीमार मान लेते हैं, लेकिन असल में वे मैनिपुलेटिव होते हैं। वे कंट्रोल और पावर चाहते हैं, प्यार नहीं। जब भी जेनिन इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती है, बिल उसे मैनिपुलेट करके वापस उसी पुराने साइकिल में ला देते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि गिल्ट और मैनिपुलेशन के साइकिल को तोड़ना कितना जरूरी है। आपके फीलिंग्स वैलिड है और ऐसे रिश्ते से बाहर आना आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 8वां अध्याय हमें बच्चों की दुनिया में ले जाता है, द मैनिपुलेटिव चाइल्ड। हम अक्सर बच्चों की एग्रेशन को इग्नोर कर देते हैं या उसे सिर्फ उनके फियर्स और इनसिक्योरिटीज का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन बच्चे नेचुरली फाइट फॉर व्हाट दे वांट। शुरू में वे फिजिकली फाइट करते हैं, लेकिन जब वे बड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेरेंट्स के इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, तो वे कोवर्ट मैनिपुलेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जेनी और उसकी बेटी अमांडा की कहानी देखिए। अमांडा शुरू में फिजिकली अग्रेसिव थी, लेकिन अब वह इमोशनल मैनिपुलेशन करती है। वह रोती है, भाग जाने की धमकी देती है और दूसरों को ब्लेम करती है। जेनी को लगता है कि अमांडा का सेल्फ एस्टीम लो है क्योंकि उनके डिवोर्स के बाद वह अपसेट है। जेनी उसे अपीज करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे खो न दे, लेकिन असल में अमांडा का सेल्फ एस्टीम लो नहीं है, बल्कि वह मैनिपुलेटिव है। यह ऑथर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क है। सेल्फ एस्टीम खुद के बारे में अच्छा फील करना है, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है अपनी मेहनत और कंट्रीब्यूशन से। पेरेंट्स अक्सर बच्चों की इननेट क्वालिटीज की तारीफ करके उनमें फॉल्स सेल्फ एस्टीम पैदा कर देते हैं, जिससे उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो जाती है। जेनी को खुद को एम्पावर करना पड़ता है। जब वह अमांडा की मैनिपुलेशन के आगे झुकना बंद करती है और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करती है, तो अमांडा को ह्यूमिलिटी आती है और वह गाइडेंस एक्सेप्ट करने लगती है। यह चैप्टर पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनर है कि बच्चों की मैनिपुलेशन को पहचाने और खुद को एम्पावर करें, तभी एक हेल्थी रिलेशनशिप बन सकती है। अब हम किताब के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल अध्याय पर आते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द टैक्टिक्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। कोवर्ट एग्रेसिव लोग जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम अक्सर डिफेंस मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हमें लगता है कि वे शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये टैक्टिक्स डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव है। ये हमला करने के हथकंडे हैं ताकि वे आपको कंट्रोल कर सकें। अगर आप इन्हें डिफेंस समझेंगे, तो आप हमेशा विक्टिम बने रहेंगे। आइए इन टैक्टिक्स को एक एक करके बहुत गहराई से समझते हैं, ताकि आप इन्हें तुरंत पहचान सकें। सबसे पहला टैक्टिक है डिनायल, यानी इनकार। जब आप किसी मैनिपुलेटर से उसकी गलती के बारे में पूछते हैं, तो वह साफ मना कर देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। यह सिर्फ एक झूठ नहीं है, यह एक मैन्यूवर है। यह आपको अपनी ही परसेप्शन और फीलिंग्स पर शक करने पर मजबूर कर देता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही पागल हूं, शायद मेरी याददाश्त खराब हो गई है। दूसरा टैक्टिक है सिलेक्टिव इनअटेंशन, यानी जानबूझकर अनदेखा करना। आप उनसे कुछ जरूरी बात कह रहे हैं, लेकिन वे ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। वे बात को टाल देते हैं
या प्ले डम बन जाते हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। यह टैक्टिक उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेने से बचाता है। वे आपको इग्नोर करके यह मैसेज देते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा टैक्टिक है रैशनलाइजेशन, यानी बहाने बनाना। मैंने तुम्हारे साथ बुरा इसलिए किया क्योंकि मैं स्ट्रेस में था। मैंने तुम्हें डांटा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। ये लोग अपने हार्मफुल बिहेवियर के लिए ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं जो सुनने में रीजनेबल लगते हैं। यह उनके कॉन्शियंस को चुप रखता है और आपको क्रिटिसाइज करने से रोकता है। चौथा टैक्टिक है डाइवर्जन, यानी बात को दूसरी तरफ मोड़ देना। आप उनसे उनके गलत काम के बारे में पूछ रहे हैं और वे अचानक आपकी किसी पुरानी गलती की बात छेड़ देते हैं। अरे मेरी बातें छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुमने पिछले हफ्ते वो काम क्यों नहीं किया। वे सब्जेक्ट चेंज करके आपको डिफेंसिव पोजीशन पर ला देते हैं और खुद बच निकलते हैं। पांचवा टैक्टिक है लाइंग बाय ओमिशन, यानी छिपाकर झूठ बोलना। जैसा हमने अल की कहानी में देखा, वे डायरेक्ट झूठ नहीं बोलते लेकिन जरूरी इंफॉर्मेशन छिपा लेते हैं। वे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस का अधूरा जवाब देते हैं ताकि आप यह मान लें कि सब ठीक है, जबकि असल में वे कुछ और ही प्लान कर रहे होते हैं। छठा टैक्टिक है कोवर्ट इंटिमिडेशन, यानी छिपकर डराना। वे कभी ओपन थ्रेट नहीं देते, लेकिन उनके इशारे आपको एंग्शियस और सबमिसिव बना देते हैं। जैसे एक बॉस का हल्का सा इशारा कि अगर तुमने यह कंप्लेन की तो तुम्हारे करियर पर असर पड़ सकता है। यह वेल्ड थ्रेट आपको चुप रहने पर मजबूर कर देती है। सातवां और सबसे कॉमन टैक्टिक है गिल्ट ट्रिपिंग। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी दे दी, मैं कितना काम करता हूं घर के लिए, और तुम मेरी एक बात नहीं मानती। यह टैक्टिक बहुत इफेक्टिव है क्योंकि यह आपके कॉन्शियंस को टारगेट करती है। अगर आप एक कॉन्शियंशियस इंसान हैं तो आप तुरंत गिल्टी फील करने लगते हैं और उनकी मांगे मान लेते हैं ताकि आपका गिल्ट खत्म हो सके। आठवां टैक्टिक है शेमिंग, यानी शर्मिंदा करना। वे सबटल सार्काज्म या पुट डाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, हर बात पर रोने लगते हो, तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता। यह आपके अंदर इनएडिक्वेसी की फीलिंग पैदा करता है ताकि आप उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। नौवां टैक्टिक है प्लेइंग द विक्टिम रोल, यानी खुद को मसीहा या पीड़ित बताना। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो, मेरी जिंदगी में कोई खुश नहीं है। वे खुद को सर्कमस्टांस का विक्टिम बताकर सिंपैथी हासिल करते हैं। इससे आपका ध्यान उनकी गलतियों से हटकर उनकी सफरिंग पर चला जाता है और आप उनका ख्याल रखने लगते हैं। 10वां टैक्टिक है मिनिमाइजेशन, यानी बात को छोटा बताना। यह डिनाइल और रैशनलाइजेशन का मिक्स है। अरे मैंने तो बस एक बार गलती की, इतना बड़ा मामला क्यों बना रही हो? यह तो बस ही बात है, भूल जाओ। वे अपने हार्मफुल एक्शंस की सिवियरिटी को डाउन प्ले कर देते हैं ताकि आपको लगे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इन टैक्टिक्स को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जानेंगे आप इनसे लड़ नहीं सकते। जैसे ही आप इन टैक्टिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर हम इन लोगों से निपटें कैसे? यहां आता है हमारा आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल अध्याय, रीडिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल रूल ऑफ एंगेजमेंट यह है कि किसी भी ह्यूमन इंटरैक्शन में एग्रेसर ही रूल्स सेट करता है, यानी जो अटैक कर रहा है वह तय कर रहा है कि बात कहां जाएगी। अगर आप विक्टिम हैं तो आपका सबसे पहला काम है इस बैलेंस ऑफ पावर को वापस पाना। इसके लिए आपको कुछ हार्मफुल मिसकॉन्सेप्शंस को दिमाग से निकालना होगा। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि सब लोग एक जैसे होते हैं या हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई होती है। नहीं, कोवर्ट एग्रेसिव लोगों का वर्ल्ड व्यू अलग होता है। वे दूसरों की तरह एम्पैथेटिक नहीं होते। अगर आप यह मानकर चलेंगे कि वे भी आपकी तरह सोचते हैं तो आप हमेशा हारेंगे। आपको एक बेटर जज ऑफ कैरेक्टर बनना होगा। लोगों की बातों को नहीं, उनकी हैबिचुअल बिहेवियर को देखें। जो लोग हमेशा अपना एजेंडा थोपते हैं, जो गिल्ट से कंट्रोल करते हैं, वे अग्रेसिव हैं। अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। आपको अपनी वल्नरेबिलिटीज पता होनी चाहिए। क्या आप बहुत नाइव है? क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है? क्या आप ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा कॉन्शियंशियस हैं
और हर बात में दूसरों का भला देखते हैं। मैनिपुलेटर्स इन्हीं वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को जान लेंगे तो आप उन पर काम कर सकते हैं और मैनिपुलेटर्स का लेवरेज खत्म हो जाएगा। जब आप मैनिपुलेशन को पहचान लें तो इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट मत कीजिए। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप इमोशनल हो जाएं, डिफेंसिव हो जाएं। इसके बजाय प्रोएक्टिव बने, अपनी जरूरतों पर फोकस रखें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वे मैनिपुलेटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यह एक लूजिंग बैटल है। आप किसी और के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। इससे आप खुद पावरलेस और डिप्रेस्ड फील करेंगे। आपका फोकस सिर्फ सेल्फ चेंज और सेटिंग पर्सनल बाउंड्रीज पर होना चाहिए। पर्सनल एम्पावरमेंट के कुछ बहुत सॉलिड टूल्स हैं। पहला, इनप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कोई बहाना एक्सेप्ट मत कीजिए। जब वे गलत करें तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंट कीजिए। दूसरा, इंटेंशंस को नहीं, एक्शंस को जज कीजिए। उसने मेरा भला चाहकर ऐसा किया, ये सोचना बंद कीजिए। अगर एक्शन गलत है तो वह गलत है। तीसरा, अपनी वांट्स और नीड्स के बारे में ऑनेस्ट रहे। अपनी लिमिट्स क्लियरली डिफाइन कीजिए और डायरेक्ट रिक्वेस्ट कीजिए। जब आप अग्रेसर से डील कर रहे हो तो फोकस हमेशा उनके बिहेवियर पर रखें। इमोशनल मैनिपुलेशन के जाल में मत फंसे। असर्टिव रहे, लेकिन थ्रेट्स या सार्केज्म का इस्तेमाल मत कीजिए। बस अपनी बात पर अड़े रहे। किताब में हेलेन और केली की असल जिंदगी की मिसालें दी गई है। हेलेन ने अपने हस्बैंड के साथ अपनी पर्सनल लिमिट्स डिफाइन की, एक विन विन सिनेरियो प्रपोज किया और अपनी एक्सपेक्टेशंस पर अड़ी रही। केली ने थेरेपी में यह सीखा कि उसे हर छोटी छोटी बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी बैटल्स वाइजली पिक की और ऐसा करते ही उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और इफेक्टिवनेस मिली। अंत में डॉक्टर जॉर्ज के साइमन जूनियर का यह मैसेज बहुत क्लियर है कि मैनिपुलेटिव लोगों के साथ जीने के लिए आपको विजिलेंट रहना होगा। आपको अपने लर्न्ड टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा ताकि विक्टिमाइजेशन का रिस्क कम हो सके। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो तैयार रहे कि वे रिटेलिएट करेंगे, गुस्सा करेंगे या आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे और अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रीडिफाइन करेंगे तो आप एक हेल्थियर डायनेमिक बना सकते हैं। याद रखिए, आपकी इंटीग्रिटी और वेलबीइंग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी चार्मिंग क्यों ना लगे, आपको उस कीमत पर मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे अनुमति न दें। भेड़ के कपड़ों में छिपे भेड़िए हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन अब आपके पास उन्हें पहचानने का चश्मा है और उनके जाल से बाहर निकलने की ताकत है। अपनी आंखें खुली रखें, अपनी बाउंड्रीज मजबूत रखें और अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें, क्योंकि असली पीस ऑफ माइंड और जेन्युइन रिलेशनशिप्स की यही नींव है।